बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 132 लेक्चर 34 वेक्टर कैलकुलस। ये वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 3। इसकी चैप्टर कंटेंट्स हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस। वेक्टर फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन वैसी ही है जैसे हम आम रूटीन का फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सिर्फ ये इसकी जो रेंज बनती है वो एक वेक्टर। आम फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, डेफिनेशन इसकी वही होगी लेकिन इसकी जो रेंज आएगी वो आप देखेंगे कि एक वेक्टर होगा। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वेक्टर फंक्शन। If to each value of a scalar variable t in some range there correspond a unique vector f. F is said to be a vector function of t. Look at here. This t is the value of domain and this f of t is the value of range. कहता वो ये है कि t की हम कोई भी वैल्यू अगर डालें जो कि डेफिनेटली डोमेन में हो जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो तो आंसर एफ ऑफ टी का आंसर जो है वो यूनिक आना चाहिए। यूनिक आने से क्या मुराद है कि दो ना हो जाए आंसर। ये जो एफ ऑफ टी है आपका, इसका आंसर एक ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम टी डालते हैं 1, एफ ऑफ 1 जो है वो एक आंसर आए। ऐसा ना हो कि टी 1 डाल के एफ ऑफ 1 के आंसर 2 आए, तो फिर उस वक्त ये फंक्शन नहीं देगा। तो यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है दो चीज़ों पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ईच एलिमेंट, ईच वैल्यू ऑफ टी जो कि डोमेन का एलिमेंट है, देयर corresponds a unique, this is very important, unique vector f। यानी ईच का मतलब ये होगा कि कोई भी वैल्यू हम डालें, कोई भी वैल्यू डालें तो आंसर उसका यूनिक आना चाहिए। कोई भी वैल्यू टी की डालें तो एफ और टी का आंसर जो है वो यूनिक आना चाहिए। इस सूरत में हम कहेंगे इसको कि ये फंक्शन है और चूंकि आंसर जो है एक वेक्टर होगा, दैट्स वाई हम इसे वेक्टर फंक्शन कहेंगे। अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है कि टी आपने कोई वैल्यू डाली है स्केलर, एफ ऑफ टी बन गया है f1 ti प्लस f2j प्लस f3k। आई जे के की प्रेजेंस जो है वो इसको वेक्टर बनाती है, एफ ऑफ टी को वेक्टर बनाती है। तो ये वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन है। अब यहाँ अगर हम टी की वैल्यू 0 डालें या 1 डालें या 2 डालें, अगर वो डोमेन में शामिल हैं तो आंसर जो है यहाँ राइट हैंड साइड से आंसर जो है वो यूनिक आने चाहिए। अगर आपका टी की एक वैल्यू के ऊपर एफ ऑफ टी के दो आंसर आ गए तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम सिंगल वैल्यू फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। अब इस फंक्शन में वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो f1t, f2t, f3t ये उसकी कंपोनेंट्स हैं। डेफिनेटली ये उसकी कंपोनेंट्स हैं along x axis, along y axis and along z axis. These are the components of the function along coordinate axis and obviously these are scalars और होल पार्ट जो है वो आई जे की प्रेजेंस जो है वो इसको वेक्टर बनाती है। एफ ऑफ टी आपके सामने आ गया, कॉस टी, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं हम कि कुछ हम एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं कि लुक एट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू
cos t I यूनिट वेक्टर प्लस टी स्क्वायर j यूनिट वेक्टर प्लस tan t k यूनिट वेक्टर। इसमें इस पूरे ये पूरा का पूरा वेक्टर है और इसमें आपके पास ये cos t जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट वेक्टर की, टी स्क्वायर जो है ये y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर की कंपोनेंट और tan t जो है ये z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप देखिए, g ऑफ t 5ti प्लस टी स्क्वायर जे प्लस साइन टी के, इसमें भी आपको पता चल रहा है कि पूरा वेक्टर है। कैसे पता चल रहा है वेक्टर है? आई जे की इन्वॉल्वमेंट जो है दैट मेक्स इट अ वेक्टर इन द स्पेस, जिसमें 5t जो है x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, टी स्क्वायर जो है y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और साइन t जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो देखते हैं कि ये एग्जांपल होगी ना वेक्टर फंक्शंस की। अब इसको जरा सिंपली सॉल्व करके देखते हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन f of t is equal to cos k t plus 25t to j plus tan t k as t approaches 0। यानी लिमिट हमारी t की अगर 0 को अप्रोच करे तो मालूम करें आंसर क्या है। जैसे आप कैलकुलस में करते रहे हैं उसी तरह ही करना है। हमें स्मॉल आई जे का कोई हमारे साथ झगड़ा नहीं है, ये स्मॉल आई जे के जो हैं ये एज इट इज़ पड़े रहेंगे। हमारा तो जो मसला है वो टी के साथ है और टी जा रहा है 0 को, तो वी जस्ट हैव टू पुट टी इज इक्वल टू 0। Wherever we see t, we will change it, we will replace it by 0, just like here ये लिमिट टी अप्रोचेज 0। तो आप देखते हैं कि पहले हमारे पास एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ टी की जगह हमने उसकी वैल्यू प्लेस की है, एफ ऑफ टी ये था और फिर उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉस के टी, और अब आप टी की जगह 0 पुट कर रहे हैं, कॉस के 0 25 इंटू 0 और tan 0, और आप सबको पता है कि cos 0 1 होता है, इसलिए सिर्फ आई बच जाएगा और बाकी चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी, tan 0 भी 0 होता है। तो आंसर इसका आ जाएगा लिमिट, इसका इस फंक्शन की लिमिट जो है वेक्टर फंक्शन की लिमिट एज टी अप्रोचेस 0 आई आ। अच्छा, अगर यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे अगर आपको टी 0 की बजाय कुछ और कह दिया जाए तो क्वेश्चन आप चेंज हो जाएगा, टी अप्रोचेस पाई कह दिया जाए तो फिर आप यहाँ पे टी अप्रोचेस पाई लिखेंगे और फिर आप यहाँ भी पाई डालेंगे, यहाँ भी पाई डालेंगे, यहाँ भी पाई डालेंगे, तो फिर आंसर कुछ और होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई -1 होता है, स्क्वायर होने से वो 1 हो जाएगा, आई तो रहेगा और साथ ही साथ 25 पाई क्यूब जे भी आ जाएगा, लेकिन ये tan पाई 0 होता है तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप पाई की बजाय कुछ और कर दें, टी की जगह 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें या कुछ और कर 2 पाई कर दें, देन आंसर कुछ और होगा। इस तरह क्वेश्चन में तो बनाए जा सकते हैं, इसी क्वेश्चन में सिर्फ टी को चेंज करते जाएं तो बेशुमार क्वेश्चन बचे। फिर जरा वेक्टर को टर्न आउट करें, तो कॉस स्क्वायर टी की जगह कुछ और लिख दिया जाए और यहाँ पे 25 टी की जगह कुछ और लिख दिया जाए तो फिर और क्वेश्चन बन जाए। इसलिए आपको क्वेश्चन को मेमोराइज नहीं करना, ये तो बैठे बैठे 15-20 क्वेश्चन आप हर बच्चा खुद बना सकता है। क्वेश्चन को मेमोराइज नहीं करना, उसके मेथड को देखना क्या हाउ इट वर्क्स अदरवाइज। और इस तरह जो बुक में हमने कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस दिए, तो आप उनको मेमोराइज ना किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस तरह का कैलकुलस में आप क्वेश्चन करते रहेंगे और इस फंक्शन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। अगर आप गौर करें, ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ टी, इसके टू पार्ट्स हैं। एक तो ये अपर पार्ट अगर देखें, ये होल्ड होगा व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू। रीजन उसकी क्या है कि अगर टी इसमें कुछ ऐसा पार्ट मौजूद है जहां अगर हम टी 0 पुट कर दें तो वो वर्क नहीं करता। अब वो कौन सा पार्ट है वो ज़रा गौर से देखें आप, कि अगर आप डायरेक्ट टी 0 पुट करेंगे इस हिस्से में
तो डिनोमिनेटर में टी होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह एक यहाँ भी है, इसमें भी अगर आप टी जीरो पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। इसलिए आप बड़े गौर से देखें कि यहाँ ये उसने कहा कि आप टी जीरो के अलावा जो मर्जी पुट करें तो फंक्शन आपने ये लेना है, ये प्रॉपर कोर्स। फिर टी जीरो के लिए उसने खुद कैलकुलेट करके दे दिया, हमें नहीं पता कैसे कैलकुलेट किया। हम आप इस फंक्शन से आपने टी इज इक्वल टू जीरो नहीं किया, टी इज इक्वल टू जीरो जो है वो आपने इसी फंक्शन में टी जीरो पुट करके खुद से मालूम नहीं किया। ये उसकी अपनी वर्किंग है, वर्किंग है या उसने गिवन कंडीशन है, उसने खुद हमें दे दिया। अब हमारा ये मसला ही नहीं है कि ये कैसे आया, इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन का पार्ट होता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हम नहीं करते, उसके ऊपर वो कैसे आया वो बड़ा इशू नहीं होता, जो हमसे मांगा गया वो इशू है। तो टी इज इक्वल टू जीरो जो है इट इज गिवन प्लस, तो वो फिर किस तरह दो पार्ट्स हो गए, फंक्शन के दो पार्ट्स कैसे हो जाते हैं कि एक पार्ट तो ये हो गया जब टी इज इक्वल टू नॉट, टी इज नॉट इक्वल टू, और दूसरा पार्ट ये हो गया जब टी इज इक्वल टू जीरो है। इस तरह से फंक्शन जो है दो हिस्सों में ब्रेक हुआ। अब इसको हम किस तरह से लेके चलते हैं आगे। कहता यह है इज कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये अगर आपको याद हो तो कैलकुलस में आप करते रहे हैं कि वैल्यूज जो है फंक्शन की मालूम करनी, ये आप कैलकुलस में करते रहे हैं। तो उसमें क्या पोर्शन होता था कि आप ये करते थे कि अगर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आ जाए तो फंक्शन पे कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ तो फंक्शन उसने दिया हुआ है कंटिन्यूस, तो फिर इस गिवन कंडीशन के तहत इसकी एक्चुअल वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम कहते हैं कि सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू जीरो, सो इट्स एक्चुअल वैल्यू इसकी कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू आपके पास ये है एफ ऑफ जीरो, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है लिमिट टी अप्रोचेज जीरो फॉर टी। अब लिमिट अप्रोचेज टी अप्रोचेज जीरो के लिए आपने फंक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है अपर पार्ट बताना, और फिर आप एफ ऑफ जीरो तो उसने खुद ही दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 6i+3j प्लस 4k, ये उसने खुद ही हमें दिया हुआ। तो अब जरा आगे चल के देखते हैं कि जी किस तरह से इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो मालूम करनी। आप लिखते हैं लिमिट टी अप्रोचेज जीरो, जैसे मैंने आपको कहा कि एफ ऑफ टी में ऊपर वाला पोर्शन जो है a प्लस बी साइन टी व टी आई प्लस 3 cos टी जे प्लस 16 b tan t/t के लिखेंगे। और एफ ऑफ जीरो की जगह आप क्या लिखेंगे 6i+3j प्लस 4k बिकॉज इट इज गिवन टू। अब अगर वर्किंग करें हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट जो अप्लाई करनी है वो लिखिए, तो a प्लस बी चूँकि कॉन्स्टेंट है बाहर ले जाएंगे, लिमिट टी अप्रोचेज जीरो साइन टी ओवर टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 लिमिट टी अप्रोचेज जीरो कॉस टी जे प्लस 16 लिमिट टी अप्रोचेज जीरो टैन टी ओवर टी के यूनिट वेक्टर। ये तो हमने करना है। अब आप सबको जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो लिमिट, ये सैंडविच थ्योरम जो आपने प्रूव किया हुआ वहाँ पे कि लिमिट टी अप्रोचेज साइन टी ओवर टी इज इक्वल टू 1, ये आपको याद है, तो यहाँ तो आप लगा देंगे 1। यहाँ आप बड़े आराम से जो है टी की जगह आप ज़ीरो डालेंगे तो वो बन जाएगा cos जीरो इज इक्वल टू 1। अब एक चीज़ जो आपको बतानी है, यूजुअली जो हमें इंटर में आप जो करते हैं वो इस तरह करते हैं, ये मुझे याद है कि ये इस तरह के क्वेश्चन जब इंटर में हम आपको पढ़ाते हैं तो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि ये tan t ओवर टी को पहले कन्वर्ट करते हैं साइन टी ओवर टी और cos टी लगा करते हैं, और साइन टी ओवर टी करने के बाद उसे बंद करते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये इसको एज इट इज़ फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। देखिए ना, जब आपने सैंडविच थ्योरम में साइन टी और टी का फार्मूला बनाया था, प्रूव किया था, तो वहाँ आपने साइन टी बनाया था, तो वहाँ टैन टी भी बन सकता है। तो आप कॉस टी से डिवाइड करके टैन टी वहाँ बना सकती हैं, और टैन टैन टी जो है फिर अगर आप वहाँ टैन टी बनाएंगे तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास। इसलिए ये करने के इसको साइन टी और टी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई होता है
लिमिट टी अप्रोचेज 0 tan टी ओवर टी इज इक्वल टू 1। इवन इसका रेसिप्रोकल भी हो तब भी। तो मैंने देखा कि इंटर में बच्चे ये करते हैं कि अगर टी ओवर साइन टी आ गया, लिमिट टी अप्रोचेज 0 टी ओवर साइन टी आ गया, तब भी वो 1 नहीं लगाते उसको, उसका रेसिप्रोकल करके 1 ओवर साइन टी ओवर टी करते हैं। तो दैट देयर इज नो नीड टू डू दैट। ये सैंडविच थ्योरम में अगर आप लिमिट टी अप्रोचेज साइन टी ओवर टी आ जाए तब भी 1 है, लिमिट टी अप्रोचेज 0 टी ओवर साइन टी आ जाए इवन देन ये 1 है। इसी तरह लिमिट ये tan वाला जो है tan टी ओवर टी या टी ओवर tan टी, व्हेन लिमिट टी अप्रोचेज 0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप अगला स्टेप जैसे मैंने भी बताया कि साइन टी ओवर टी की जगह 1 लगाया तो ये आपके पास आ गया। अब फाइनल अब सिर्फ इतना ही करना है कि हमने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं आई जे के ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप आई जे के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई का कोएफिशिएंट ए प्लस बी है, राइट हैंड साइड पे 6, तो आई ए प्लस बी आ जाएगा 6। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी है कि जे के कोएफिशिएंट कंपेयर करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा दोनों। क्यों नहीं होगा? तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। 3 = 3 कोई अब यही बात तो नहीं हुई हमारे लिए, तो इसलिए इसको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। या यूँ कहें कि ये दोनों तरफ ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो सिर्फ कंपैरिजन जो है आपके पास एक तो ये वाला कंपैरिजन जो है आई का ये इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह वो ए प्लस बी इक्वल 3 आती है। इसी तरह 16b को जब कंपेयर करेंगे आप 4 के साथ तो 16b इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह से ये 16b इक्वल 4 आने से तो बी की तो वैल्यू डायरेक्ट ही मिल जाएगी 1/4। और उसके बाद आप आगे चलते हैं तो ये अगर आप देखें कि इसकी वैल्यू कंपेयर करें ए प्लस बी इक्वल 6, 16b इक्वल टू 4, और जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो बी की तो वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई ना आपके पास, बी आ गया 1/4। और अब फिर वो जो बी 1/4 जब निकल आया तो ए प्लस बी जो 6 था उसमें हमने बी 1/4 पुट कर दिया। तो फिर वो उसको उधर ले आए 6 माइनस 1/4 तो 23/4। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का भी कुछ काम कर लेते हैं। तो जिस तरह आपने डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे की है कैलकुलस में, यहाँ भी इस तरह होगा। आपने देख लिया कि लिमिट जो है कैलकुलस की आम लिमिट और वेक्टर की लिमिट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है आई जे के वेक्टर्स। अदरवाइज वर्किंग उसकी वैसे ही है, फार्मूले वैसे ही है, डिफ्रेंसिएशन यही कुछ ही हो। अब आप देखें कि ये वो कह रहा है एफ ऑफ टी दिया हुआ है टी स्क्वेयर प्लस 1/t आई वेक्टर, 1/1 प्लस टी जे वेक्टर प्लस टी के। तो फाइंड क्या क्या बनना है करना, पहले तो आपने डी एफ और डी टी फाइंड करना। फिर ये तो आपके पास एक्स्ट्रा एक वर्किंग वो करवा रहा है, पहले तो आपसे डेरिवेटिव तो करवा लिया उसने, फिर डेरिवेटिव के बाद एक और काम करवा रहा है। लेकिन आप तो डेरिवेटिव तो वो करवा ही रहा है, तो साथ ही साथ एक और काम का है, डेरिवेटिव की डॉट प्रोडक्ट एफ ऑफ टी के साथ, यानी दो काम आपने करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव लें, और फिर एफ ऑफ टी पहले ही पड़ा हुआ है उसकी डॉट प्रोडक्ट लें डेरिवेटिव के साथ। तो ये तो इसकी वर्किंग होगी। तो हम चलते हैं, एफ ऑफ टी हमारे पास ये है, डेरिवेटिव लेंगे तो जाहिर बात है ये इसमें आ जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1/t का डेरिवेटिव, उधर 1/1 प्लस टी का डेरिवेटिव, और उधर इसका डेरिवेटिव। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, टी स्क्वेयर ओवर टी आ जाएगा, टी स्क्वेयर ओवर टी वो आपके पास बन गया टी, और ये 1/t, और ये वैसे का वैसे ही अभी डेरिवेटिव लिया नहीं है। तो अब ज़रा आगे देखते हैं कि जब लेंगे तो जाहिर बात है टी का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1/t का माइनस 1/t स्क्वेयर, 1/1 प्लस टी का माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, और इस टी का 1 आ जाता है, आई जे के अपनी जगह पड़े रहे। इस तरह से ये आपने फंक्शन का डेरिवेटिव तो मालूम कर लिया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है एफ एफ ऑफ टी के साथ। तो आप देखते हैं कि यहाँ पहले हमने एफ ऑफ टी लिखा है, ये एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी होगा, ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव, ये उसका डेरिवेटिव। अब ज़रा आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको जैसे याद था पहले भी सिखाया हुआ है, शुरू में जब आपको डॉट प्रोडक्ट बताइए तो ये आपको पता है कि हमने
पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना, दूसरे को दूसरे के साथ, और ये जो तीसरा ऑप्शन है इसको इस वन के साथ। तो जब आपने किया तो आपके पास टी की पावर, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा ज़रा। ये था ना टी स्क्वेयर प्लस वन ओवर टी, ये बनेगा टी स्क्वेयर माइनस वन ओवर टी स्क्वेयर। तो वो टी स्क्वेयर प्लस वन और टी स्क्वेयर माइनस वन बन जाएगा टी की फोर माइनस वन और टी क्यूब। और इस तरह आप इसको, पिछले क्वेश्चन में तो उसने डॉट प्रोडक्ट मालूम करवाई है, अब वो आपको प्रूफ कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप देखें कि आर आपको दे दिया हुआ है, आर क्रॉस डी आर और डी टी साबित करना है 5K के ऊपर, यानी आप पहले डेरिवेटिव लेंगे फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आर के साथ, तो आपके पास आंसर जो है वो 5K आ जाएगा। आर आपके पास ये है, डी आर और डी टी दिया तो आया -5 sin 5t आई, और sin 5t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos 5t 5। अब आपको याद है कि आर क्रॉस डी आर और डी टी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट रो तो आई जे के आएगी, दूसरी रो में चूंकि पहले आर लिखा हुआ है तो आर की कॉम्पोनेंट्स आएंगे। अब आर की जो पहली एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट है वो ये आ गई, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट है वो ये आ गई, जेड एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट है ही नहीं तो फिर जीरो आएगा। इसी तरह डेरिवेटिव की एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट है वो ये है, वो आ गई यहाँ पे। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट ये वो यहाँ पे आ गई, जेड एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट जीरो आ गई। अब जस्ट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करें इसकी, तो आपके पास आता है आई cos 5t 0, 5 sin 5t 0 माइनस cos 5t, और ये डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करते हैं। जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो आप इसकी एक्सपेंशन करें तो आपके पास आंसर जो है वो जीरो आ जाता है, यानी ये जो आई और जे वाला जीरो हो जाएंगे, सिर्फ के वाला आपके पास बचेगा। तो वो प्रूव भी हो गया जो उसको प्रूव करने के लिए कहा था। अब इसकी वर्किंग भी आप खुद कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ मैंने इसलिए एक एग्जांपल सेलेक्ट की है कि इसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। तो आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे भी जा सकते हैं। वेक्टर आर दिया हुआ है और ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट वेक्टर है। फिर आपने साबित करना है डी स्क्वेयर आर और डी टी स्क्वेयर प्लस 4r इज इक्वल टू सी कॉस 2t। तो आर आपने लिया, अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, वो आपके पास ये बन जाता है। बल्कि डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव भी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेके फिर सेकंड डेरिवेटिव आप लें, जरा एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, और आप फिर इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन करके ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपका प्रूफ। ये जो उस वक्त तक जो क्वेश्चन पेपर्स हमें मिले थे तो उसमें BA BSc में जो 2 इयर्स की है, उसमें ये 3 सालों में पेपर आया हुआ है। पेपर पे क्वेश्चन आया हुआ 99, 2011, 2013, और भी पेपर में आया होगा, लेकिन अब जो अवेलेबल थे उनमें यही है। तो आर आपको दिया हुआ है cos nti प्लस sin ntj, n इज अ कांस्टेंट, देन शो दैट r क्रॉस d r o dt n k की। तो वो बिल्कुल जो इससे पिछले एग्जांपल से पिछली एग्जांपल थी वही काम। फर्स्ट ऑफ ऑल आर, इट्स डेरिवेटिव r क्रॉस d r o dt, और जाहिर बात है cos स्क्वायर n कॉमन लें, cos स्क्वायर n t प्लस sin स्क्वायर n t 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए आपके पास ये आंसर आया। आई होप के अंडरस्टैंड कर दिया होगा सबने। एनी क्वेश्चन प्लीज।